ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, जिसमें ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के ऊपर आज बात करेंगे। पानी है तो जब नीचे आना अभी। भारत की परंपरागत चित्रकला। पारंपरिक चित्रकला क्या है? किसी भी क्षेत्र के या स्थान की जातियों जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को हम लोक कला कहते हैं। भारत जैसे देश में विभिन्न प्रांतों में विविध रूपों में हम लोक कला देख सकते हैं या देखते हैं। लोक कला का इतिहास अगर हम उठा करके देखें तो हम इसे जब से मानव का जन्म हुआ तभी से लोक कलाओं और लोक परंपराओं को हम अपने आसपास अपने समाज में देखते हैं। लोक कलाएं मानव की सहज एवं सरल अभिव्यक्ति हैं जो पारंपरिक रीति रिवाजों, रूढ़िवादियों व सामूहिक मान्यताओं द्वारा उद्भूत की गई हैं। अपनी दिशा की ओर अग्रसित होती रहती हैं। इनमें अंकित रूप, रंग, रेखा व तकनीक के द्वारा मूल रचना का विकास हुआ है, जो किसी क्षेत्र की संस्कृति की पहचान बनी व कला के मूल स्रोत बनी। इसके साथ ही हम देखें कि समकालीन कला क्या है। समय की कला है जो कि 20वीं शताब्दी के अथवा 20वीं शताब्दी के लास्ट में रविंद्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय और बाद में शैलज मुखर्जी के व्यक्तिगत प्रयासों ने इस कला के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारतीय कला के इस विकास क्रम में आधुनिक कलाकारी की एक ऐसी सृजनशील पीढ़ी उभरी जिसने समकालीन कला को न सिर्फ समझा बल्कि बंगाल और यूरोपीय शैलियों के साथ अन्य जो और शैलियां चल रही थी उसके समानांतर उन सभी शैलियों को अपने समकालीन कला में समकालीनता का अर्थ उस एक कलाकार अपने आप को उस आंदोलन से जोड़कर देख रहा था एवं कुछ अपना उसके अंदर जो प्रयोग स्वरूप उसको प्रदान कर सके। की अनेक धाराएं की संचार माध्यमों में कलाकारों की प्रतिभा एवं सृजनशीलता निरंतर चलने को प्रेरित हुई। आज समकालीन मैम आपकी आवाज में मतलब वाइब्रेट हो रही है मैम। हेलो मैम, वाइब्रेट हो रही है। नमस्ते मैम। हाँ मैम, बार बार रिपीटेशन में हो रही है मैम। अच्छा। मेरी आवाज ऐसे लग रहा है जैसे गूंज रही है मैम, और मतलब रुक रुक कर आ रही है मैम, बैक होकर आ रही है। अब आवाज आ रही है?
हाँ मैम। ठीक है आवाज? हाँ मैम, आवाज तो आपकी आ रही है, लेकिन मैडम आवाज ऐसा लग रहा है वाइब्रेट हो रही है और आवाज गूंज रही है मैम। वो किसकी वजह से हो रहा है पता नहीं मैम। आवाज अब देखिए मैं अभी अभी यही बात हो रही है। मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी। हाँ सर, ये ऐसा भी मुझे ही हाँ, लगता है। नेटवर्क। मैम वीडियो अगर ऑन रखेंगे तो शायद कुछ आवाज में क्लियरिटी आए। ऑफ करूँ तो तब आवाज आएगी क्लियर? हाँ मैम, ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए उसको ऑफ किया था, शायद आवाज उसकी उतना क्लियर ना हो। अब कैसी है आवाज? आ रही है? आवाज तो ठीक है ना? हाँ अभी आ मैम, रही अब तो आ रही है। अभी सुन पा रहे हो? है। यस हाँ मैम। मैम। चलिए, अब देखिए कि जो पारंपरिक कला है और या समकालीन कला है, इनके बीच में भेद क्या है या अंतर क्या है। तो देखिए, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लेंगे हम। जैसे समकालीन कला वर्तमान काल का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पारंपरिक कला ऐतिहासिक संस्कृति, हस्तकौशल एवं सौंदर्यमयी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, कलाकारों ने नवीन विचारों को अपने मौलिक विचारों में परिवर्तित कर उन्हें अभिनव रूप प्रदान किया। जैसे नारीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, वैश्वीकरण है, जैव अभियांत्रिकी, एड्स जागरूकता जैसे विषयों पर काम किया। जबकि पारंपरिक कला में कलाकार पिछली पीढ़ियों के कला रूपों, उनकी जीवन शैली, विचारों और विश्वासों के साथ समकालीन कला समस्याओं को भी चित्रित कर रहा है। इससे पहले का देखें तो सिर्फ सौंदर्यमयी जो मोटिव्स होते थे, सिर्फ उन्हीं का चित्रांकन करता था। लेकिन आज जो फोक आर्टिस्ट है, वो हमारी आसपास की जो समस्याएं हैं उनको भी अपनी पेंटिंग्स के अंदर चित्रित करता है। समकालीन कला पूर्ण तरह सौंदर्यवादी है, जबकि पारंपरिक कला के कलाकार भौतिकवादी विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि रचनात्मक रूप में उनके उपयोग की अवधारणा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। कालीन चित्रकार व्यक्तिगत रूप से चित्रण कार्य करता है, जबकि जो फोक आर्टिस्ट होता है वो अपने समूहों में रह करके या अपने ग्रुप के साथ मिलकर के काम करते हैं। समकालीन कला वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित कला शैलियों से प्रेरित है, जबकि पारंपरिक कला स्वदेशी एवं ग्रामीण अंचलों की संस्कृति को स्वयं में समाहित करती है। अब हम देखेंगे जो फोक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पहले कला शैलियों के बारे में ही बात करें, फिर आर्टिस्ट को लेंगे। तो सबसे पहली है मधुबनी। यह मिथिलांचल क्षेत्र की कला है। दरभंगा, ये मधुबनी नेपाल के कुछ क्षेत्रों से, बिहार के दरभंगा से लेकर के और नेपाल तक के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जितवार गांव इस लोक कला का मुख्य केंद्र है। जी मैम। रूप से कपड़ों खास तौर पर या प्राकृतिक नजारे, सूरज, तुलसी है इस
अवसर पर भी इस पेंट किया जाता है। जैसे कोहबर कक्ष होता है या जो नव विवाहित होती जो रूम तैयार होता है उसमें भी जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में से यम पट्टी भविष्य बताते हैं। वो लोग यम पट्टी का प्रयोग करते थे भविष्य बताने के लिए। मैम सही से सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। करते हो तो आपको किस प्रकार, हेलो आवाज आ रही है? मैम वैसे हेलो आवाज तो आ रही है। चित्रकार ये बताने की कोशिश करते थे कि अगर आप कोई पाप करते हो या अच्छे कर्म नहीं करते हो तो यम आपको किस प्रकार से यातना देंगे या अपने पापों का किस तरीके से आपको प्रायश्चित करना होगा। सोलहवीं शताब्दी में आकर के जब भक्ति आंदोलन हुआ तो इस समय पर इसमें जो है राधा कृष्ण का चित्रण किया जाने लगा। थर्ड शैली है आपकी काली घाट चित्रण या काली घाट पेंटिंग। यह शैली भी परंपरागत रूप से राजाश्रय या मठों और मंदिरों के संरक्षण में सदियों से फली फूली, किंतु उसको बाजार में लाने का श्रेय काली घाट पेंटिंग को जाता है। यहीं से जो आर्ट मार्केटिंग है इंडिया में शुरू हुई। भारत में जितना भी चित्रों को बेच करके जो भी भरण पोषण के लिए पैसे कमाए गए शुरुआत में, वो इन्हीं पेंटिंग्स के द्वारा। उड़ीसा की भांति संपूर्ण बंगाल में भी पट चित्रण की परंपरा है। कतिपय राजनीतिक सामाजिक कारणों से यह परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कालीघाट आकर कालीघाट पट चित्रण के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस काल में ब्रिटिश समाज के अंतर्गत कलकत्ता शहर एक राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था और लगभग उसी समय अंग्रेज भारतीय समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए साहित्य, संगीत और कला में रुचि लेने के साथ साथ उसके संरक्षण में भी आगे आए। इस समय जो काली मंदिर है वहां दर्शनार्थियों के रूप में कलाकृतियों के खरीदार मिलने लगे और 24 परगना एवं मिदनापुर जगह है उसके आसपास कलाकारों का जमावड़ा होने लगा या वो वहां पर आकर के अपनी फड़ रख करके अपनी छोटी मोटी दुकान चलाने लगे, जिससे कि कलाकारों का भरण पोषण होने लगा। शुरुआत में जो पेंटिंग्स बनती थी इनकी पटों की, वो बहुत लंबी हुआ करती थी, जिनका आकार करीब करीब 20 फुट तक होता था और उनको संभाल करके रखना इतना आसान नहीं था। उन चित्रों को पट और रचनाकारों को पटुआ कहा जाता था। लेकिन जो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आ रहे थे, व्यापारिक केंद्र जो बना था कलकत्ता में या इधर पटना, तो जो आते थे वो चित्रों को अपने साथ लेके तो फिरंगी कहा गया, फिरंगी कहने लगे। जो भी विषय बताते थे और उन्होंने पहले तो इसके अंदर अपनी रुचि दिखाई कि भाई हम इन पेंटिंग्स को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पेंटिंग्स को हम ले नहीं सकते, इसका साइज अगर छोटा हो जाए और इसके ऊपर अगर हम जो विषय बताएं और आप उन विषयों के
आसान होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर पेपर आया, पेपर के ऊपर छोटी छोटी पेंटिंग्स बनने लगी। तो जो छोटी पेंटिंग्स थी जिसके ऊपर ये बनाए गए चित्र बनाए गए, इनको फिरका कहा गया। ये फिरंगियों की पसंद के ऊपर बनी थी पेंटिंग्स, जो पेपर के ऊपर बनी थी, इसको फिरका नाम दिया गया। इस पेंटिंग के जो चित्र हैं, इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं, वो सबसे ज्यादा हैं लंदन में जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, वहां पर 645 चित्रों का एक बड़ा संग्रह वहां पर रखा हुआ है। और इस शैली के जो सबसे बड़े कलाकार हैं नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, 19वीं शताब्दी के ये प्रारंभिक काल के चित्रकार हैं। और इसके अंतिम काल में है 19वीं शताब्दी निवारण चंद्र घोष और कालीचरण घोष। इसके अलावा है कलमकारी शैली, आंध्र प्रदेश की लोक कला है। सूती कपड़े पर बनाने तथा सिल्क पर भी पेंटिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। कलमकारी को कला के रूप में स्थान हैदराबाद राज्य के गोलकुंडा की ज्यादा फली फूली। मुगलों ने ही इस शैली के कलाकारों को कलमकार का नाम दिया, तभी यह शैली कलमकारी कहलाई। इस शैली में भी रामायण महाभारत की कहानियों के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन के भी चित्र बनाए गए। और ये इस शैली में भी पीढ़ी दर पीढ़ी चित्र एक कला शैली के रूप में हुए रंग से इस शैली में ज्यामितीय पैटर्न, आवाज आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत
आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ हेलो। मैम आवाज थोड़ा, हाँ हेलो। आवाज आ रही है? यस अब मैम। मैम अब बीच बीच में तो आती है, फिर कट जाती है मैडम, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है मैम ये। अब आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, हाँ मैम आ रही है वैसे, हाँ। आ रही है? चलिए, नेक्स्ट शैली है चित्रकला एवं कलाकारी की है दक्षिण भारत की शैली, भाग में नेक्स्ट है फड़ चित्रकारी। कला के क्षेत्र में राजस्थान भारत के समृद्ध राज्यों में से है। दक्षिणी राजस्थान की जिन लोक कलाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, उनमें पटचित्रण का अद्वितीय स्थान है। उसको पट या फड़ के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इस शैली में लोग देवी देवताओं की चित्रित शौर्य गाथाएं हैं। चूंकि इन गाथाओं को पढ़ा इसलिए ये पढ़ कहा जाता है। पटचित्रण के रचनाकार इस कला को 400 वर्ष पुराना मानते हैं। कहा जाता है कि पट चित्रकारी का आरंभ एक महिला के द्वारा किया गया था। किंवदंती है बड़गावतो नरवरगढ़ के राजा ने अपनी पुत्री जयवंती की सगाई के लिए पुरोहितों को कई राज्यों में भेजा। पुरोहित भटकते रहे, थककर लौट भी आए, किंतु पुत्री का कोई संबंध न हो सका। जयवंती ने पुरोहितों को अपने पास बुलाया और 24 भाइयों की एक पहचान कराई। हाथ में रेखांकन देते हुए बोला कि ये लोग जहां मिले उसी परिवार में मेरा संबंध कर देना। यही जो चित्र था, रेखांकन पर चित्रण का मूल आधार बना। आज तक भी पर चित्रण में महिलाओं की भागीदारी किसी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। यह पारंपरिक कला शैली है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है तथा आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति व पड़ों में मुख्यतः पाऊ जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़ और रामदला जी की, ये मुख्य हैं। इनके अलावा कृष्ण दला जी की फड़, माता जी की फड़ और भी कई तरह की फड़े हैं जिनको चितेरे बनाते हैं। एक सीरीज की तरह मैम, एक सीरीज की तरह। नेक्स्ट है चेरियल स्क्रॉल। तेलंगाना में होती है ये पेंटिंग्स। इसका उद्भव तेलंगाना के नक्काशी परिवार में हुआ, जहां से कई पीढ़ियों तक चित्रित किया गया। लंबी स्क्रॉल कलाकारी की परंपरा ने चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग को प्रभावित किया।
अन्य कलाओं के समान ही इसमें भी पुराण और महाकाव्यों के आवश्यक दृश्यों को चित्रित किया जाता है। ये भी मतलब 40 से 45 फुट के लंबे स्क्रोल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपकी मुगल पेंटिंग्स। भारतीय चित्रकला के इतिहास में मुगल कालीन चित्रों का विशेष महत्व है। कला प्रेमी मुगल सम्राटों ने संगीत कला, चित्रकला व वास्तुकला इन तीनों की ही उन्नति एवं विकास में नाभूतपूर्व योगदान दिया। अकबर के समय में संगीत कला, तो जहांगीर के समय में चित्रकला और शाहजहां के समय में वास्तुकला का स्वर्ण युग था। इन तीनों के अतिरिक्त मुगल शासकों को सचित्र पुस्तक ग्रंथ संग्रह करने का भी बहुत शौक था, जो उन्होंने अपने कुशल चित्रों के माध्यम से या चित्रकारों के माध्यम से पूर्ण कराई थी। मुगल कालीन सचित्र ग्रंथ फारसी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में देखने को मिलते हैं। मुगल शासक अद्भुत एवं लघु चित्रों के बदले चित्रकारों को अशर्फियां या जागीरें दिया करते थे। इस तरीके से उनका कलाकारों का भरण पोषण भी हुआ करता था। नेक्स्ट है आपकी शैली राजपूत शैली। चित्रकला की दृष्टि से मध्ययुग की महान देन राजस्थानी चित्र शैली है। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एवं नवीन वैष्णव धर्म की प्रेरणा पाकर जिस नवीन कला शैली का उदय हुआ वो आगे जाकर के राजस्थानी शैली कहलाई। यह विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है। कलाकार ने हृदय की आनंद की अनुभूति को चित्रों के अंदर प्रस्तुत किया है। रूढ़ियों को त्याग करके उसने अपने आसपास जो देखा उसे अपने चित्रों का विषय बनाया, जिसमें केशव, बिहारी, मतीराम, सूर, तुलसी के काव्य विषयों में राधा कृष्ण, नायक नायिकाएं, राग मालाएं, प्रेम कथा तो है ही, लोक कलाएं, लोक कथाएं, रीति रिवाज और आसपास की जो भी घटनाएं होती थी दिन प्रतिदिन की, उनके भी कुछ विषय देखने को मिलते हैं। इसके अंतर भी कई सारी शैलियां हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम हुआ है, चित्रकारों ने किया है। नेक्स्ट शैली है आपकी पहाड़ी कलम। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पंजाब एवं हिमाचल राज्य से कुछ ऐसे चित्र प्राप्त हुए जिन्हें भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इन लघु चित्रों को पहाड़ी कलम नाम दिया गया। प्रारंभ में तो इसे कांगड़ा कलम, जम्बू कलम तथा हिमाचल शैली के नाम से बुलाया गया या पुकारा गया। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, डब्ल्यूजी आर्चर, कार्ल खंडालवाल, एम रंधावा आदि ने इन चित्रों के पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया। अनुमान लगाया के कारण बहुत जो आश्रय की खोज में जम्बू, कुल्लू, मंडी, चंबा, गढ़वाल तथा नूरपुर 18वीं शताब्दी में चित्र चलिए अब इन आर्टिस्टों के बारे में भी देख लेते हैं जो परंपरागत शैली के मुख्य चित्रकार हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और जो आज भी कार्य कर रहे हैं। उन कलाकारों के बारे में भी एक नजर डालें। पहली है जगदम्बा देवी। नाम सुना है आप लोगों ने? आप मधुबनी चित्रकला के लिए हेलो नहीं मैम, नहीं सुना। नहीं सुना? अच्छा,
आप मधुबनी चित्रकला के लिए 1970 में राष्ट्रीय एवं 1975 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला चित्रकार थी। 1962 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प चयन बोर्ड ने 5 कलाकारों का चयन किया, जिसमें से जगदम्बा देवी भी एक महिला चित्रकार थी। बाद में जगदम्बा देवी ने बहुत सारे चित्र बनाए और नई दिल्ली में प्रदर्शित किया। उन चित्रों को खरीदने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। आपने जिन विषयों के ऊपर चित्र बनाया उनमें वही धार्मिक चित्र हैं, रामायण, महाभारत, पौराणिक ग्रंथ, इन सब के ऊपर आपने पेंटिंग किया है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं आपकी जगदम्बा देवी की। चलिए, दूसरी है आपकी सीता देवी। आप भी मधुबनी चित्रकला की अग्रणी कलाकार हैं। 1960 के दशक में उन्हें उनकी मधुबनी पेंटिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से पहचान मिली थी। यह मिथिला कला को घर की दीवारों और आंगन से कागज और कैनवस पर उतारने वाली पहली कलाकार थी। उनकी राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की पेंटिंग्स में उनको बहुत ज्यादा अधिक प्रसिद्धि मिली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हैंडलूम संग्रहालय में एक कलाकार के रूप में सीता देवी ने बड़े बड़े राजनेताओं जैसे लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी आदि से अपनी अद्भुत कला के लिए अत्यंत प्रशंसा पाई और इनको कई सारे अवार्ड प्राप्त हुए। वर्ष 1981 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1984 में बिहार रत्न मिला। कई देशों में इनकी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। लंदन का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट, डेफेल्डिया संग्रहालय, पेरिस का मुसी डू क्वाई ब्राली और जापान में भी आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स संग्रहित हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं महासुंदरी देवी। आप भी मधुबनी पेंटिंग्स की बहुत बड़ी कलाकार हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1961 में महासुंदरी देवी ने मधुबनी की ओर अपने कदम बढ़ाए। कला और कलाकारों के विकास के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए। साहित्य समिति की स्थापना की। वर्ष 1982 में उन्हें क्रांति समृद्धि द्वारा सम्मानित किया गया। 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी इस विरासत और कलाकृति को उनकी भाभी कर्पूरी देवी और पोती पुष्पा कुमारी ने भी नहीं रुकने दिया है। आज उन अपनी पुरानी पीढ़ी की शैली को उन्होंने भी अपनाया और उसको आगे बढ़ा रही है। एक और आर्ट है मालविका राज, दलित महिला चित्रकार हैं। इन्होंने भी लोक कला में बहुत काम किया है। नेक्स्ट है आपकी दुलारी देवी। वाली दुलारी देवी घरों में झाड़ू पोछे करने का काम क्या करती थी। महासुंदरी देवी से परिचय के बाद वो इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्हें अपना गुरु बना लिया और अनवरत रूप से चित्रकारी करती। आज भी चित्रकारी। मैडम ये मधुबनी की पेंटर है ना मैम, ये भी? हाँ हाँ, भी मधुबनी की पेंटिंग करती हैं। हाँ, क्योंकि वो आवाज कट रही थी तो आवाज नहीं आ पाई थी। हाँ, और अपनी पेंटिंग में उनके विषय
एक आर्टिस्ट हैं कौशल प्रसाद टेकाम, लोग चित्रकारी करते हैं, गोंड पेंटिंग्स, एमपी की। एक बार टेकाम के गांव में आनंद सिंह श्याम आए थे, जिन्होंने एक वर्कशॉप आयोजित की थी। इस वर्कशॉप में टेकाम भी गए थे। तब उन्होंने वहां पर वो पेंटिंग सीखी और आज इंटरनेशनल लेवल पर टेकाम का नाम है, अपनी पेंटिंग सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्ट दुर्गाबाई भी जो है गोल्ड पेंटिंग की चित्रकार हैं, जो थी तो उनकी शादी जो है सुभाष व्योम से हुई थी। और सुभाष व्योम जो है भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में लकड़ियों से जो मूर्तियां बनाने का काम करते थे। पहली बार वो गांव से निकल करके उनके साथ आई थी। यहाँ पर ही जनगढ़ सिंह हुई थी, जो कि इसके बहुत बड़े, इन्होंने इनसे जनगढ़ सिंह से पेंटिंग सीखी और अपनी जो शो है वो प्रदर्शित हुआ, इनकी शो हुआ। श्री मिलने से रानी दुर्गावती राष्ट्रीय अवार्ड और विक्रम अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये पहली आर्टिस्ट थी भीमराव अंबेडकर के जीवन अपने चित्रों के जरिए दर्शाया और वो भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। एक और गौड़ चित्रकार हैं पार्वती देवी, गौड़ समुदाय की युवा जंतुओं को चित्रित। पार्वती ने बहुत ही कम समय में अपने लिए एक स्थान बनाया है। 2012 से पार्वती भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत अनेक शहरों में अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित कर चुकी हैं। देश विदेशों के मेलों में, शिल्प मेलों में, कार्यशालाओं में अपनी भागीदारी दर्ज करा चुकी हैं और देश विदेश के अनेक शासकीय एवं निजी संकलनों में इनके चित्र संकलित हो चुके हैं। तो इस तरीके से इतने आर्टिस्ट आप और ऐसा नहीं है, कितने आर्टिस्ट, बहुत आर्टिस्ट हैं, अनगिनत हैं जो कि परंपरागत शैली में कार्य कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पुराने विषयों पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो मैम एक बार मैडम मैं आर्टिस्टों के नाम दोहराना चाहता हूँ मैम। अच्छा। जैसे जगदम्बा देवी मधुबनी पेंटिंग, सीता देवी मिथिला कला के लिए जानी जाती हैं, और महासुंदरी देवी ये भी मधुबनी। रुकिए मैं बताती हूँ, फिर से बताऊं कहाँ से? हाँ मैम, क्योंकि वो ऐसा आवाज कट रही थी ना, आवाज तो मैं लिखता जा रहा था। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैंने लिखा है ना, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। अच्छा ठीक ठीक, एक सेकंड। जैसे हाँ एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं जैसे जगदम्बा देवी मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है, शीतला देवी मिथिला कला के लिए जानी जाती है, महासुंदरी देवी ये भी मधुबनी पेंटिंग के लिए ही जानी जाती हैं, और मालविका राज लोक कला के लिए है ये, और दुलारी देवी मधुबनी पेंटर, कौशल प्रसाद त्रिकोणी। में ये कंफ्यूजन था मुझे, त्रिकोणी क्या है मैम? ये देखिए नोट आप लीजिए। हाँ सीता देवी भी मधुबनी के लिए है। हाँ हाँ।
महासुंदरी देवी भी मधुबनी की हैं। हाँ हाँ। मालविका वे भी उसकी मधुबनी की हैं। लोक कला दुलारी मतलब। भी, ये भी मधुबनी की। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये सारे पेंटर्स पुष्पा मधुबनी देवी पेंटर्स है, है। ये भी। हाँ हाँ, ये मधुबनी की है। नहीं, इसमें गॉड आर्टिस्ट लिए हैं और ये उसकी है। ये महालक्ष्मी है। मैंने 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 जो मैंने नाम लिखे थे, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट न्यूटन सूजा। आपका जन्म 1924 में गोवा में हुआ। आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया, किंतु विचारशील एवं विद्रोही स्वभाव के सूजा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने लगे। परिणाम यह हुआ कि आपको प्रिंसिपल ने स्कूल से निष्कासित कर दिया। सूजा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की और नवीन प्रयोगों में जुट गए। आपके रेखांकन में अद्भुत क्षमता थी, जिसमें पूर्व व पश्चिम का प्रभाव, विशेषतः पिकासो का प्रभाव आपके ऊपर परिलक्षित होता है। आपके द्वारा निरूपित मुखाकृतियां कुछ इस प्रकार चित्रित की गई, जिन्हें देख करके बरबस पिकासो ही याद आते हैं। जिनमें जबड़ा पिचका हुआ, मुंह खुला हुआ है, विभिन्न स्थानों पर नाक, कान, आंख प्रकट हो गए हैं। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रफलक पर निरूपित चेहरा किसी अजब दुनिया से ताल्लुक रखता है। नारियों के चित्रांकन करते समय आपने उसको इतनी भयानकता से निरूपित किया है कि दर्शकों के मन में जुगुप्सा के या घृणा के भाव उत्पन्न हो जाएं। सूजा ने 1949 में लंदन प्रवास किया और 1960 में लंदन छोड़ करके न्यूयॉर्क जा बसे। सन 2000 में आपके 1963 से लेकर के 2000 तक के ही करीब 38 चित्र दिल्ली में शो में प्रदर्शित किए गए। समकालीन चित्रकारों में आपका अत्यंत विशिष्ट स्थान है। हैदर रजा, आपका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में मुस्लिम परिवार में हुआ। आपने 1939 में नागपुर में स्कूल ऑफ आर्ट में कला छात्र के रूप में प्रवेश लिया, जहां बापूराव अटावले का भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ। 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आपने प्रवेश लिया। पैक के सदस्य के रूप में तत्कालीन एवं प्रतिष्ठित सभी कला शैलियों में आपने मुकाबला किया या कार्य किया। 1950 में आपको फ्रांसीसी सरकार ने सम्मानित किया। वैन गॉग, सेजा, गोगा की मूल आकृतियों को देखने की अदम्य लालसा और कला के प्रति नवीन खोज ने आपको फ्रांस में ही स्थापित कर दिया, जिसके संदर्भ में आप स्वयं कहते हैं कि फ्रांसीसी कला ने मुझे काफी हद तक प्रभावित किया। अगर मैं कहूं कि मैंने वहां जाकर के कुछ नहीं सीखा, तो मेरा वहां रहना एकदम व्यर्थ है। आपका मानना है कि मैं एक चित्रकार हूं और चित्रकार बनना चाहता हूं, पर मुझ में भी कभी कभी बदलाव की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको शांत करना अत्यंत आवश्यक है। कलाकृतियों की नीलामी करने वाली कंपनी क्रिस्टी ने रजा की राजपुताना शीर्षक वाली पेंटिंग्स $2,20,300 में नीलाम की।
इतनी बड़ी रकम मिलने पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई कला विभाग के प्रमुख मिस्टर ह्यूगो ने कहा कि रजा की पेंटिंग के लिए इतनी बड़ी कीमत मिलना यह सिद्ध करता है कि एशियाई पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होती जा रही है। रजा ने चित्रण के साथ साथ लेखन का कार्य भी किया है। मकबूल फिदा हुसैन, आप भी समकालीन कला के बड़े चर्चित नाम हैं। निसंदेह प्रख्यात चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का ही नाम है, जो समूची पीढ़ी का नेतृत्व करता हुआ दिखाई पड़ता है। आपका जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में हुआ। कला की आरंभिक शिक्षा इंदौर में कलागुरु श्री देवलाली कर से ली। आपके जीवन पर हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों की मिली जुली छाप पड़ी। 1936 में आपने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। सन 1941 में आप मुंबई के दूसरे बड़े होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 1946 में आपने अपनी नौकरी छोड़ी और पूरी तरीके से चित्रांकन में तल्लीन हो गए। और एक बरस के बाद आपने जो ये पेंटिंग्स बनाई थी उनकी प्रदर्शनी आयोजित की। जिन पेंटिंग्स के लिए भरपूर आपको सराहना मिली। सूजा और रजा भी इस पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में देखने के लिए आए हुए थे, सम्मिलित हुए और आपके कार्य से इतने अधिक प्रभावित हुए कि आपको अपने पैक ग्रुप में सम्मिलित कर दिया। इसी दौरान मुंबई की आर्ट सोसाइटी ने भी आपको पुरस्कार प्रदान किया। यहीं से आपके जीवन में प्रसन्नता एवं प्रतिष्ठा का नवीन अध्याय आरंभ हो गया। यह वर्ष भारतीय स्वतंत्रता का वर्ष भी था। भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली और हुसैन को यूरोपीय प्रभाव और बंगाल शैली से। सन 1955 में आपको ललित कला अकादमी का जमीन पर पेंटिंग थी, इनकी जमीन, जिस पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके उपरांत आपने नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, ज्यूरिक, टोक्यो, रोम, बगदाद, काबुल, न्यूयॉर्क, पोलैंड जैसी अनेक देशों में आपने एकल और सामूहिक प्रदर्शनियां की। आपको राष्ट्रीय कला अकादमी का फेलो, राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। हुसैन ने अपने सर्वश्रेष्ठ चित्रों की रचना 50 से 60 के दशक में, जहां भारतीय एवं पाश्चात्य कला का मिला जुला रूप दिखाई देता है, इन चित्रों में मकड़ी और लैम्प के बीच दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टे में 3 औरतें, घोड़ा, नीली रात, ये पेंटिंग्स प्रमुख हैं। हुसैन ने महाभारत, रामायण, रागमाला, बनारस, राजस्थान, मैसूर जैसे विषयों पर श्रृंखलाएं भी निर्मित की। बहुआयामी प्रतिभाओं के धनी हुसैन ने इंस्टॉलेशन में भी अपनी पहचान बनाई। सन 1990 में श्री धरणी गैलरी, न्यू दिल्ली में थिएटर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट शीर्षक से अपनी कलाकृति प्रस्तुत की। पेंटिंग्स के साथ साथ आप सिनेमा से भी प्रभावित रहे। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं आपकी सतीश गुजराल। सृजनशील व्यक्तित्व के स्वामी सतीश गुजराल का जन्म 1925 में झेलम में, पंजाब में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से कला डिप्लोमा लिया, जिसमें रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तु आलेखन, ग्राफिक डिजाइन, इनग्रेविंग का प्रशिक्षण लिया।
इसके बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला की शिक्षा ली। देश के विभाजन के पश्चात आप दिल्ली आ गए। सन 1947 से लेकर के 1952 के मध्य आपने देश विभाजन के ऊपर अनेक पेंटिंग निर्मित की। सन 1949 में आपने मॉर्निंग शीर्षक की एक पेंटिंग बनाई, जिसमें आपने शोक एवं विभाजन की त्रासदी चित्रित की। यह पेंटिंग अनायास ही सभी का ध्यान आकर्षित करती है। सन 1952 में आप 2 वर्ष की अध्ययन वृत्ति पर मैक्सिको गए, जहां चित्र संयोजन व स्टोन कार्विंग का अध्ययन किया। आपने इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज विंडसर लंदन में भी कला का प्रशिक्षण लिया तथा यह महसूस किया कि म्यूरल बनाने के लिए कलाकार को त्रिआयामी होना चाहिए। गुजराल चित्रण, सेरामिक, कोलाज, शीशा, लकड़ी, मिट्टी आदि में बहुसृजन करते हैं। म्यूरल के क्षेत्र में तो आपकी विशिष्ट ख्याति है ही। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ओबराय होटल, रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, दिल्ली का हाई कोर्ट, मॉरिशस के गांधी संस्थान आदि अनेक स्थल पर आपके म्यूरल्स आपके कला कौशल को प्रदर्शित करते हैं। देश विदेश में लगभग आपकी अनेक एकल प्रदर्शनियां हो चुकी हैं तथा निरंतर होती रही। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से आप 3 राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिले हैं आपको 1956 में, 1957 में और 1975 में। 1984 में बेल्जियम सरकार ने आपको ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया। 1989 में आपको जीवन की समस्त उपलब्धियों के लिए द विंची पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं आपके सुबोध गुप्ता। समकालीन भारतीय कला में सुबोध गुप्ता का नाम बड़ा नाम है। अंतरराष्ट्रीय कला बाजार में दृश्यपटल पर 2005 से पहले उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनकी कलाकृतियां 1990 के दशक में बनाई गई थी। उनका मूल्य 64,000 रुपए से लेकर के 10,000 यूरो की लंबी छलांग थी, परंतु 19 मार्च 2006 को सॉथबी लंदन में उनकी एक कृति जो है $6,35,000 में बिकी। उस दिन से लेकर के अक्टूबर 2008 तक के मूल्य संकट तक सुबोध गुप्ता की कलाकृतियों की नीलामी में एक भी लॉट ऐसा नहीं था जो ना बिका हुआ हो। आपकी अनेकों कलाकृतियां पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क के नीलामी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं आपके टीवी संतोष। टीवी संतोष की कलाकृतियों की कला बाजार में अत्यंत मांग है। इनकी काफी पहले की एक पेंटिंग मार्च 2006 की न्यूयॉर्क की नीलामी में $11,600 के बराबर बिकी, जबकि इसका मूल्य जो है इस पेंटिंग से लगभग आधा माना गया था। कला बाजार में आपकी पेंटिंग्स की
बड़ा मूल्य है, बड़े मूल्यों पर आपकी पेंटिंग्स बिकती रही हैं। गुलाम मोहम्मद शेख एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक, आलोचक, कलाकार, जो अपने रसीले, समृद्ध एवं कथा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुलाम मोहम्मद शेख 1960 के दशक की शुरुआत से भारतीय समकालीन कला में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। आपने अपने कैरियर की शुरुआत विद्रोही तरीके से की। 1963 में अन्य उभरते कलाकारों के साथ समूह 1890 का गठन किया, जो पिछली पीढ़ी की बासी और व्युत्पन्न कला के रूप में देखे जाने के विरोध में थे। अपने देश की सांस्कृतिक परंपराओं की ओर मुड़ते हुए शेख फारसी, मुगल तथा पहाड़ी लघु चित्रों और भक्ति और सूफी कविता तथा जादुई यथार्थवाद से प्रेरणा लेते हैं। यह यूरोपीय पुनर्जागरण में रुचि के साथ संयुक्त है। कला ने कहानी कहने के रूप में चित्रकला के प्रति उनके एक दृष्टिकोण को आकार दिया है। शेख के कैनवास ऐतिहासिक और काल्पनिक आकृतियां, कथात्मक लघु चित्रों और ब्रह्मांड के जटिल नक्शों से भरे हुए हैं। वे अपनी यादों, ऐतिहासिक और पौराणिक दृश्यों और अंततः मानव होने के सार्वभौमिक अनुभव को चित्रित करते हैं अपने चित्रों में। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं ए रामचंद्रन। रामचंद्रन का जन्म 29 अगस्त 1935 को केरल के कस्बा अंटिंगल में हुआ। पारिवारिक वातावरण में कला की थोड़ी बहुत दखल थी, पर सबसे अधिक प्रभाव संगीत का था। घर के सभी लोग संगीत से प्रेम करते थे। स्वयं रामचंद्रन ने एक गायक के रूप में त्रिवेंद्रम आकाशवाणी केंद्र से संगीत की रचनाएं प्रसारित की। इसके साथ ही उन पर कला की धुन भी सवार थी। पहले राजा रवि वर्मा की कृतियों की आप नकल करते रहे और उससे तो मन नहीं भरा, कुछ अंदर कुछ अलग करने की बेचैनी आपके अंदर थी। मंदिर में, कस्बे में कई मंदिर भी थे जिनमें बनी हुई भित्ति चित्र आपके मन पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ते थे। रामचंद्रन ने अपनी परिकल्पना में कला की एक पूरी दुनिया बना डाली थी। 1950 में आप त्रिवेंद्रम आ गए। सन 1957 में केरल विश्वविद्यालय से मलयालम साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। साहित्य की शिक्षा का उन पर यह प्रभाव हुआ कि वे चीजों को तार्किक रूप में सोचने लगे। इसके उपरांत आपने शांति निकेतन में कला शिक्षा हेतु प्रवेश लिया। 1952 में आपने राजस्थान के लघु चित्रों का संग्रह किया और गहन अध्ययन किया। परिणामतः ययाति और उर्वशी की मिथकीय श्रृंखला हम सबके सामने आती है। लीक से हटकर नवीन प्रयोग करने के कारण कुछ आलोचकों को यह श्रृंखला नहीं भाई, किंतु इससे हटकर कुछ लोग इस कला के समर्थक भी रहे। अंततः रामचंद्रन ने अपनी इस श्रृंखला से कला जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया और मिथकीयता की सौंदर्य शास्त्रीय परंपरा को तोड़कर एक नवीन प्रवृत्ति विकसित की। नेक्स्ट आर्टिस्ट है राम कुमार। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कथाकार राम कुमार साहित्य के साथ चित्रकला में भी उतना ही विशिष्ट स्थान रखते हैं। जिस प्रकार आप कहानियों में पात्रों के विवरण एवं संवादों की रचना करते हैं,
उसी शैली में कला की रचना करते हैं। कला में मौलिकता तभी आती है जब अपने आस पास को हम जीते हैं। जिस प्रकार बिंदु से विस्तार की प्रक्रिया प्रकृति का लक्ष्य है तथा विस्तार से बिंदु मानव जीवन की प्रक्रिया, ठीक उसी प्रकार अपने चित्रों में भी आप चित्र रचते हैं। आपके चित्रों में गहरी प्रश्नानुकूलता है, अंतर संवाद है, मानसिक है, जो दर्शकों को सोचने के लिए बाध्य कर देती है, फिर चाहे वह चित्र मूर्त रूप में हो अथवा अमूर्त रूप में। यद्यपि चित्रकला की औपचारिक शिक्षा आपने प्राप्त नहीं, किंतु बचपन से ही आपका चित्रकला में अत्यंत रुझान था। मास्टर की डिग्री लेने के बाद आपने 1950 से 1952 तक फेरनार के निर्देशन में ग्राफिक्स की शिक्षा ग्रहण की। 1970 में आपको JRD की 3rd फेलोशिप प्राप्त हुई और आप अमेरिका चले गए। देश विदेश में वर्षों तक अध्ययन और प्रयोग करने के उपरांत आपने अपने अनेक विशिष्ट चित्रों की रचना की, जिसमें नदी, मजदूर की मांग, खंडहर, बेरोजगार, स्मृति में घर, घाट, बसंत आदि प्रमुख हैं। आपके चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां कोलंबो, लंदन, वारसा, एथेंस सहित अनेक देशों में आयोजित हो चुकी है। ललित कला रत्न सम्मान, कालिदास सम्मान, साओ पाओलो, इसके अलावा पद्मश्री अलंकरण से आपको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मंजीत बाबा। मंजीत जी एक विचारोत्तेजक, संवेदना से संपन्न कलाकार हैं, जिनकी अपनी विशिष्टता है। अपनी प्रखर मेधा से आपने कला के अनेक क्षेत्रों में अज्ञात संभावनाओं को उजागर करने के साथ साथ समृद्ध भी किया है। सिल्क स्क्रीन पेंटर के रूप में अपना कैरियर आरंभ करने वाले मंजीत बाबा का जन्म 28 जुलाई 1940 को पंजाब में हुआ। आप में अन्य कलाओं के भी अंकुर फूटने लगे। नाटक, नौटंकी और बांसुरी प्रेम उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। हिंदी एवं पंजाबी कविताएं लिखने वाले मंजीत जी कबीर बुल्ले शाह, पूर्ण सिंह एवं हरभजन सिंह की कविताओं के भी प्रशंसक हैं। पेपर कोलाज, क्ले, सिरेमिक, मेटल, ग्लास आदि अनेक विधाओं में आपने अपनी प्रतिभा सिद्ध की है। आपने कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से डिप्लोमा प्राप्त किया, लंदन के प्रिंटिंग स्कूल से शिक्षा प्राप्ति की। 1972 में आप लंदन से वापस आ गए। मंजीत जी की कला में एक तरह की सरलता है। उनकी पेंटिंग्स में जो कलाकृतियां हैं वो लगता है जैसे वजन में बहुत हल्की है, वेट नहीं है उनके अंदर। वो आकृतियां कहीं तल पर तैरती हुई नजर आती हैं। विषय वस्तु एवं रंग योजना में बसोली पेंटिंग से प्रभावित आप लगते हैं, जिसमें लयात्मकता, रेखांकन, सरल रूपाकार और जीवंतता के दर्शन होते हैं। कला बाजार में मंजीत जी की पेंटिंग हाथों हाथ बिक रही है। फैशन तथा आभूषण डिजाइनिंग से लेकर फिल्म तक कला की अनेक विधाओं ने आपको सदैव आकर्षित किया है। 1978 में आप स्वामीनाथन के संपर्क में आए थे। स्वामीनाथन जी को आपने अपना गुरु बनाया और उनके साथ एक लंबे समय तक काम किया और युवा चित्रकारों को दिशा निर्देश या दिशा प्रदान करते रहते हैं। तैयब मेहता, नेक्स्ट आर्टिस्ट। समकालीन कला बाजार की इस भीड़ में अपनी विशिष्ट पहचान वाली कला बनाने वाले कलाकारों में आपका नाम सर्वोपरि है। आपका जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ।
आपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकारों के आप संपर्क में आए। सन 1954 में मेहता जी के 4 महीने के लिए लंदन तथा पेरिस में गए थे। वहां से भारत लौटकर आपने पूरी तरह से कला को समर्पित कर दिया। आपने अनेक कला प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा 1959 में जहांगीर आर्ट गैलरी में आपने अपने चित्रों की और मूर्तियों की प्रथम एकल प्रदर्शनी लगाई। 1962 में बियरलिन गैलरी ऑक्सफोर्ड में अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। तत्पश्चात 1965 से लेकर 1988 तक दिल्ली में रहे तथा अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की। उन्नीस के बाद आपके चित्रों में चटक रंग एवं उज्जवल रंगों का प्रयोग दिखाई देता है। आप कालिदास राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किए जा चुके हैं। त्रनाले तथा बिनाले प्रदर्शनियों में भी पुरस्कृत एवं सम्मानित किए जा चुके हैं। आपकी कृति महिषासुर के लिए 2005 में कला संस्कृति एवं शिक्षा के दयावती मोदी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं मृणालिनी मुखर्जी। आपका जन्म 1949 में मुंबई में हुआ। मृणालिनी मुखर्जी के तंतु मूर्ति शिल्प वर्तमान में आधुनिक भारतीय कला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। देहरादून से आपने हाई स्कूल किया। बड़ौदा विश्वविद्यालय से ललित कला विभाग में आप आई। मृणाल जी शांति निकेतन भी आसानी से जा सकती थी, लेकिन पिता ने इन्हें बड़ौदा भेजना पसंद किया। बड़ौदा में केजी सुब्रमण्यम की देखरेख में अनगिनत कलाकार आधुनिक भारतीय कला जगत में उभरे। मृणाल जी भी उनमें से एक हैं। मृणाल जी की शिक्षा के दौरान पतली रस्सियों की बनावट में आपने काम शुरू करना आरंभ किया। उन्नीस सौ 75 और 76 में मृणाल जी के मूर्ति शिल्प अंतरराष्ट्रीय कामों को दुनिया ने जाना। तब तक वो अपना रास्ता बना चुकी थी। 1977-78 में मृणाल जी को ब्रिटिश काउंसिलिंग स्कॉलरशिप मिली और उन्हें पश्चिम में रहकर अपने कामों को जानने और जांचने का मौका मिला। विदेश में उन्होंने मूर्ति शिल्प पर ज्यादा काम नहीं किया। इन दिनों मृणाल जी ललित कला अकादमी की कड़ी कार्यशाला में काम कर रही हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं अपर्णा कौर। अपर्णा कौर जी की कला के विकास में गुरु ग्रंथ साहब का केंद्रीय स्थान है। सन 1954 में आपका जन्म दिल्ली में हुआ। अपर्णा जी के लिए गुरु ग्रंथ साहब की धर्मनिरपेक्ष कविता का केंद्रीय महत्व है। यह कविता प्रेम के बारे में बात करती है। कबीर, धन्ना, पीपा, सूरदास, गुरु नानक देव सब अपर्णा के साथ हैं। इस ग्रंथ में अपर्णा जी ने सोनी मेहवाल की प्रेम कहानी पर चित्र बनाए हैं। 1933 में कबीर पर अपनी चर्चित चित्र श्रृंखला बनाई थी। इस श्रृंखला में 33 चित्र थे। सन 2000 में आपने सोहनी पर चित्र श्रृंखला बनाई। कई साल पहले मानुषी के लिए सोहनी पर एक कलाकृति वह पहले ही बना चुकी हैं और सन 2000 में सोहनी की पूरी श्रृंखला को इन्होंने प्रदर्शित किया। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं आपकी
दमयंती चावला। आपका जन्म 19 लंदन के स्लेड स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप म्यूरल पेंटिंग में ख्याति प्राप्त चित्रकार थीं। आकृति मूलकता और अमूर्तन दोनों से ही आप प्रभावित हुई और दोनों को ही आपने अपनी चित्रांकन शैली में शामिल किया। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं मीरा मुखर्जी। आपका जन्म 1923 में कलकत्ता में हुआ। आपने ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के बाद दिल्ली कला महाविद्यालय से अध्ययन किया। आपको सन 1953 में स्कॉलरशिप के लिए म्यूनिख जाने का अवसर मिला। 1957 में भारत आने के उपरांत बस्तर के आदिवासियों की कला का आपने गहन अध्ययन किया। आपका ग्रामीण शिल्पियों में विशेष अध्ययन है। आपकी इनसे संबंधित अनेक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मीरा जी की कलाकृतियां आधुनिक भी हैं और जीवित परंपरा से उनका गहन संबंध है या गहरा संबंध है। 1998 में आपका देहावसान हुआ। इन चित्रकारों के साथ साथ समकालीन कला के अन्य महत्वपूर्ण कलाकार भी हैं, जैसे कृष्ण खन्ना, अंबादास, के.जी. सुब्रमण्यम, जगदीश स्वामीनाथन, गुलाम रसूल, संतोष, जतिन दास, गणेश पाइन, जय झरोठिया, भूपेन खक्कर, अमिताभ दास तथा युवा कलाकारों में सुरेंद्र रेड्डी, बेजू प्रार्थना, परेश मैती, जयश्री बर्मन, सुधीर पटवर्धन, सुंदरम, विवेक विलासिनी, अजय राजगढ़िया, राघव के, निखिल चोपड़ा, जहांगीर जानी, मंजूनाथ, सैकड़ों कलाकार जो कि समकालीन कला में कार्य कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शो आयोजित कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, यस मैम। आवाज आज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी सुनाई दे रहा है। हाँ, लगे कि मैं बोलती जा रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आया कि आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। आवाज आ रहा था, आवाज आ रहा था। अच्छा ठीक, चलिए और ले लें। असद अली, नूतन प्रयोगों की श्रृंखला में असद अली का नाम ही मुख्य रूप से लिया जाता है। वे देश के कुछ एक बहुआयामी प्रतिभावान कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को माध्यम विशेष में समेटे नहीं रखा, बल्कि रुचि, संभावना और भावानुकूल माध्यमों का चयन करते हुए चित्रों की जीवंतता के नित्य नूतन पहलुओं का उजागर किया। उनके चित्रण कार्य में हमें अत्याधुनिक कार्यशैली देखने को मिलती है। उन्होंने धर्म विहीन चित्रों को मात्र छाया प्रकाश और उभार के द्वारा ही
कोई भी रूप प्रदान किया है। अनोखा रूप लाने में उन्होंने सुई, धागा तथा कैनवस के पीछे प्लास्टिक कोटेड एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया है, जो उनके कैनवस में एक प्रकार का उभार तथा गहराई का भाव लाते हैं। इसी से उनके चित्रों में छाया प्रकाश भी उत्पन्न होती है। एक चित्रकार के रूप में कैनवस पर किया गया उनका यह प्रयोग दर्शकों को एक नवीनता का आभास कराता है, जिसमें संवेदना एवं आनंद की अनुभूति होती है। लखनऊ में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी में सम्मिलित उनका एक चित्र, जिसका शीर्षक कॉस्मस था, इसी प्रकार की एल्युमिनियम प्लेट एवं सुई धागे की सहायता से कैनवस पर चित्रित किया गया था। इस चित्र की कुल कीमत 90,000 रुपए रखी गई थी तथा चित्र का माध्यम कोलाज था। इसे कोलाज शैली में बनाया गया था। इस उत्कृष्ट चित्र में एक ही आकृति की कई बार पुनरावृत्ति की गई थी, जो आलेखन का आभास कराती थी या स्मरण कराती थी, तथा चित्र में प्रकाश की व्यवस्था से इसमें पूर्णता का आभास हो रहा था। यद्यपि असद अली ने रेखांकन, मूर्तिकारी तथा लेखन कार्य भी किया, परंतु चित्रण कार्य में किया गया उनका यह प्रयोग नवीन कलाकारों की श्रेणी में लाकर के उन्हें खड़ा करता है, जो सृजन कार्य में किसी भी तरह का बंधन स्वीकार नहीं करते। जोगेन चौधरी कवि, लेखक एवं चित्रकार जोगेन चौधरी, जिन्हें रूढ़िवादी धारणा का अनुसरण करने वाला कहा जाता है, उन्होंने भी कई माध्यमों के एक साथ प्रयोग कर अपनी प्रयोग धर्मिता का परिचय दिया। उनके 2 चित्र, एक साथ 2 स्वप्न तथा प्रकाश और छाया नामक चित्र इसी प्रकार जल रंग एवं इंक तथा चौक से निर्मित है। पहले चित्र में यथार्थ जगत से परे कल्पना जगत का विवरण है। इसमें उन्होंने बदलते हुए युग को दर्शाया है, जिसमें जुगुप्सा के अतिरिक्त एक बारीक अध्ययन तथा एक तर्क भी व्याप्त है। आप ऐसे चित्रकार हैं जिनकी कला में कालीघाट के चित्रों में सामान्य बाबू और सुंदर प्रलोभिका रमणी की आकृतियां भी अक्सर दिखाई देती हैं। बेवान सुंदरम बेवान सुंदरम जो है समकालीन चित्रकार हैं, इंस्टॉलेशन भी करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बेवान सुंदरम का स्वयं का विचार है कि जब मैंने पेंटिंग करना बंद किया, उस समय भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय वातावरण काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा था। राजीव गांधी ने उदारीकरण की नीति के तहत भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ की थी। भारतीय कला संसार में उस समय पेंटिंग एवं मूर्ति शिल्प के अलावा और कुछ नया नहीं हो रहा था, जबकि यूरोपीय देशों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। उस समय मैंने कुछ नवयुवक मूर्ति शिल्पों को लेकर एक वर्कशॉप की। उस वर्कशॉप में कुछ नई बातें हुई। मूर्ति शिल्प और पेंटिंग को लेकर के जो प्रयोग आरंभ हुए, उनमें से एक अलग चीज का जन्म हुआ। मूर्ति शिल्प मेरे इंस्टॉलेशन विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। एक चित्रकार में के रूप में उनका यह प्रयास अद्भुत एवं साहसिक है। आपने पहले इंस्टॉलेशन इंजन ऑयल, जिसमें उन्होंने मूर्ति शिल्प एवं चित्र दोनों को सम्मिलित किया था, की अपार सफलता के बाद आपने अनेक इंस्टॉलेशन आयोजित किए, जिनमें कुछ प्रयोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की। सरोज पाल गोगी नेक्स्ट आर्टिस्ट। सरोज पाल गोगी के चित्रों को पिछले दशकों में काफी सम्मान मिला।
या उनकी पेंटिंग्स की बहुत चर्चा भी हुई, बहुत उन्होंने सफलता भी पाई, पर इसका रास्ता इतना आसान नहीं था। सन 1961 में वनस्थली के कला महाविद्यालय से प्रशिक्षण के उपरांत आप लखनऊ आई। लखनऊ के कला महाविद्यालय में ग्राफिक्स छात्रा सरोजपाल यशपाल परिवार की सदस्य होने की वजह से दूसरे नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं अंजुम सिंह। आपका जन्म 1967 में हुआ। कला भवन शांति निकेतन, नई दिल्ली महाविद्यालय और वॉशिंगटन अमेरिका के कोरकोरन स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित अंजुम दिल्ली में रहती हैं। पिता परमजीत सिंह तथा मां अर्पिता सिंह सुविख्यात कलाकार हैं। आप आधुनिक जीवन की अपनी अलग चित्र भाषा बनाने में व्यस्त हैं। जया अप्पा स्वामी नेक्स्ट चित्रकार। आपका जन्म 1918 में हुआ। चित्रकार, कला समीक्षक और कला इतिहासकार जया अप्पा स्वामी शांति निकेतन से प्रशिक्षित हैं। चीन जाकर आपने चीनी कला शैली सीखी और ब्रश स्ट्रोक्स की जटिलताओं को पहचाना। तैल चित्रों, जल रंगों, रंगीन स्याही में जया जी ने काफी काम किया और अत्यंत ख्याति अर्जित की। नेक्स्ट आर्टिस्ट देवयानी कृष्णा। आपका जन्म 1918 में हुआ। जे स्कूल ऑफ आर्ट से आपने कला प्रशिक्षण लिया। आप पेंटिंग, रेखांकन, सिरेमिक्स और प्रिंट मेकिंग आदि माध्यमों में सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। प्रिंट मेकिंग में तो देवयानी जी विख्यात हैं। अल्लाह बम भोले, माँ जैसी सीरीज पर आपने ख्याति अर्जित की। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं दमयंती चावला। जो आपका जन्म 1920 में हुआ। आपने लाहौर के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट तथा लंदन के स्लेट स्कूल से कला प्रशिक्षण लिया है। म्यूरल पेंटिंग में आपने बहुत ख्याति अर्जित की है। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं अमीना अहमद कर, जिनका जन्म 1930 में हुआ। भारत की अकेली ऐसी कलाकार हैं जो पेरिस में सीधे पिकासो से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी। सरवरी राय चौधरी। आपका जन्म 1933 में पूर्व बंगाल में हुआ। आपने 1949 से 1957 तक 1949 से 1957 तक प्रसिद्ध चित्रकार दासगुप्ता के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त की। 1956 में गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किया। आपको सन 1962 में इतालवी सरकार की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। 1967 में प्रथम त्रैवार्षिकी प्रदर्शनी में आपको पुरस्कृत किया गया। आपने सन 1969 से लेकर के 84 तक शांति निकेतन में मूर्ति शिल्प में विभाग में रीडर पद पर कार्य किया। अमूर्त कार्य भी किया है आपने और कांस्य, टेराकोटा आदि में भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं जरीना। आपका जन्म 1937 में अलीगढ़ में हुआ। आपने पेरिस के सुप्रसिद्ध एटेलियरे 17 में प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
वर्तमान में आप न्यूयॉर्क में रहती हैं और प्रिंट मेकिंग में अत्यंत ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं नसरीन मोहम्मदी। आपका जन्म 1937 में कराची में हुआ। आप हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लंदन चली गईं। लंदन में नसरीन जी ने सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की। आप सन 1958 में भारत आई और यहाँ आकर कला प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सन 1961 में आपको फ्रांस में ग्राफिक के अध्ययन का अवसर मिला। नसरीन जी मुंबई, दिल्ली और बड़ौदा कला महाविद्यालय से संबद्ध हुई। पेंटिंग कोलाज से प्रारंभ होकर मुख्यतः स्याही के रेखांकनों के कारण विश्वविख्यात हुई। नेक्स्ट आर्टिस्ट वीणा भार्गव। आपका जन्म 1938 में शिमला में हुआ। वीणा जी ने प्रारंभ में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु आपका मन पढ़ाई में नहीं लगा। इसके बाद आप कोलकाता के कला महाविद्यालय में कला प्रशिक्षण के लिए एडमिशन लिया। आपके चित्रों में मानवीय यातना और खुशी दोनों का ही चित्रण देखा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं चमेली। आपका जन्म 1940 में हुआ। ए रामचंद्रन की चीनी पत्नी चमेली जी के पिता युन शांथान रविंद्रनाथ जी के विशेष निवेदन पर शांति निकेतन आए थे। चमेली जी का वहीं प्रशिक्षण हुआ था। उन्हें भारतीय नाम रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। चमेली जी ने अपनी कला में पिक्टोरियल एलिमेंट और अंतर्दर्शीय पसंद को महत्व दिया। वे अपनी कला में चीनी और भारतीय कला का संतुलन रख कर के चित्रण कार्य करती रही। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं वसुंधरा तिवारी बरूटा। वसुंधरा जी का जन्म 1955 में कोलकाता में हुआ। वसुंधरा जी का प्रशिक्षण त्रिवेणी कला संगम में हुआ, जहां वर्तमान में आप सक्रिय हैं। आपके प्रारंभिक चित्रों में बड़े कैनवस पर नारी आकृतियां पहचानी जा सकती हैं और बाद के चित्रों में पृष्ठभूमि को गहरे स्तर पर खोजने, जांचने और जानने की प्रक्रिया दिखाई देती है। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं एन पुष्पमाला। कर्नाटक की हैं। 1956 में आपका जन्म हुआ। 1985 में बड़ौदा कला महाविद्यालय से आपने परास्नातक या एमए किया। 1954 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 1986 में छठी त्रैवार्षिकी का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। पुष्पमाला जी ने 1983 से प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना आरंभ किया। आपने टेराकोटा में अच्छा और नवीन तरीके का काम किया है। आप मूर्ति शिल्पियों की नवीन पीढ़ी की अग्रणी कलाकार हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं कंचन चंदर। आपका जन्म 1957 में हुआ। कंचन जी ने दिल्ली कला महाविद्यालय, बर्लिन और पेरिस से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग में समान सामर्थ्य रखती हैं। आपने दिल्ली कला महाविद्यालय में लंबे समय तक अध्यापन कर अवकाश ग्रहण किया। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं आपकी रेखा रॉडविथ। रेखा जी का जन्म 1958 में बैंगलोर में हुआ। आपने बड़ौदा कला महाविद्यालय और लंदन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से प्रशिक्षण प्राप्त किया। रेखा जी के चित्रों में नारीवादी रुझान, पर्याप्त बोल्डनेस, गहरा रंग, रूपाकार, संवेदनाओं के साथ उभरे हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में आप बड़ौदा में निवास कर रहे हैं।
ये हुए आपके समकालीन चित्रकार जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना करके भारतीय समकालीन कला में अपना योगदान दे रहे हैं। यस मैम। चलिए आज का लेक्चर खत्म हुआ। टाइम हो गया। हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्ते मैम। क्या बोला? नहीं समझ नहीं आया मेरे को।